मेरा नाम परी है। 23 साल की एक साधारण लेकिन खूबसूरत लड़की जो मुंबई के एक छोटे कस्बे में पली बड़ी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही मेरी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई। हर रात मेरे पति के सोने के बाद मेरी नंद चुपचाप कमरे में आती, अपने हाथों से मुझे कुछ भारी और महंगे कपड़े पहनाती, मेरा घूंघट ठीक से ढक देती और मुझे पलंग पर बिठा कर चली जाती। मैं हैरान थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। रात के अंधेरे में एक अजनबी आदमी कमरे में आता, मेरा हाथ थामता और देर तक रोता रहता। उसका दर्द भरा चेहरा तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके कांपते हाथ और टूटती सांसें मेरी रूह को छू जाती थी। जाते समय वह मेरी गोद में नोटों का बंडल रख देता और बिना कुछ कहे चला जाता। कई रातें इसी तरह बीती। एक रात मैंने चुपचाप अपनी नंद के दुपट्टे में एक छोटा सा छेद कर दिया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मैं उस छेद से झांकने लगी और फिर जो देखा वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि मैं एक बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। बचपन से ही आईने में खुद को देखकर मैंने अपने भविष्य की तस्वीरें बहुत हसीन बनाई थी, लेकिन जिंदगी हर किसी के ख्वाबों का मान नहीं रखती। जो हम सोचते हैं वही हो, ये जरूरी तो नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी खूबसूरती तो लोगों की नज़र में थी, मगर शायद मेरे नसीब की शक्ल इतनी खुशनुमा नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई जो न सिर्फ शक्ल से बदसूरत था, बल्कि जिसकी गिनती इस कस्बे के सबसे बदनाम लोगों में होती थी। उसका नाम था जयेश। उसका न तो कोई ठिकाना था, न आदतें ठीक थीं। लोगों का उस पर कोई भरोसा नहीं था। लोग अक्सर कहते थे, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये तो बस बदनसीबी की मिसाल है। उसके घर में माँ बाप नहीं थे, बस एक बूढ़ा चाचा और उसकी 2 बहनें थीं, और वो भी अजीब सी, अलग थलग रहने वाली। मोहल्ले में इस परिवार को लेकर कई तरह की फुसफुसाहटें होती थीं, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी उस घर में कर दी। पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, वो विदेश में नौकरी करते थे और सालों में एक बार ही घर आ पाते थे। माँ ही हर फैसला लिया करती थी। मुझे नहीं पता उन्होंने ये सब क्यों किया, पर जब मैंने उस घर की दहलीज पार की, मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों की चूड़ियाँ उस दरवाजे के बाहर ही टूट गई थीं। मैंने सुना था कि उस घर से बहुत ही बदसूरत और गंदी बदबू आती है, जो पास ही के पूरे कस्बे में फैल जाती है। जो कोई भी वहां जाता, वो उस बदबू की वजह से वहां टिक नहीं पाता था। फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी वहीं कर दी। मुझमें कोई कमी नहीं थी, मैं खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। जहां हमारे गांव में लड़कियों को 5वीं कक्षा के बाद पढ़ना बंद करवा दिया जाता था, वहीं मैंने आगे की पढ़ाई की थी। मैं दूसरों से बेहतर थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ ने मेरा रिश्ता जयेश से तय कर दिया। ये बात सुनते ही पूरा कस्बा हंस पड़ा। वे कहते थे कि कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता एक ऐसे लड़के से जोड़ा गया है जिसकी कोई कद्र नहीं करता। जयेश वह लड़का था जिसके मजाक पूरे कस्बे में उड़ते थे। लोग जयेश को देखकर ताने कसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। और अब वही शख्स मेरा जीवनसाथी बनने जा रहा था, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। मैं कल्पना करती कि अगर मैं कभी जयेश के साथ किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो लोग कैसे मेरी हंसी उड़ाएंगे। मुझे शर्म से जमीन में गड़ जाने का एहसास होता था। मैंने माँ से कई बार गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। खुलकर विरोध किया, हम में झगड़े तक हुए, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिए। ये वही माँ थी जिन्होंने बचपन से मुझे फूल की तरह संभाला था, उन्होंने कभी मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया था। उस एक थप्पड़ ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे समझ आ गया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर वो दिन भी आ गया, मेरी शादी जयेश से कर दी गई। पापा शादी वाले दिन ही शहर लौटे। उन्होंने जब सब कुछ देखा तो नाराज हुए, मगर तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। 7 फेरे हो चुके थे, मैं ससुराल की चौखट लंघ चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। साज सज्जा से सजा वह कमरा मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था। घर की दीवारों से उठती बदबू अंदर तक घुस रही थी और अब मैं उसी बदबू का हिस्सा बन चुकी थी। मैं चाहकर भी वहां से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। उस रात मैं बस एक ही बात सोच रही थी, भगवान, जयेश मेरे पास ना आए, अगर अभी जाए तो मुझे छुए बिना चला जाए। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था और दुल्हन के जोड़े में सजी मैं उस अजनबी घर की बदबू और डर के साए में कांपती बैठी थी। दरवाजा अचानक खुला, मेरी सांसें थम गईं, मगर सामने जयेश नहीं था, बल्कि उसकी बड़ी बहन रीना कमरे में दाखिल हुई। वो करीब 42 साल की थी, अब तक अविवाहित थी। उन्होंने आते ही अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे जोर जोर से रोने लगी। मैं हैरान रह गई, मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
मैंने घबरा कर पूछा, दीदी क्या हुआ? आप इस वक्त ऐसे रो क्यों रही हैं? रीना की आंखें डर और दर्द से भरी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भाभी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए, बहुत बड़ी। अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो मैं वादा करती हूँ, इसके बाद आपकी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं हैरान थी। ये वही वक्त था जब मुझे खुद सहारे की जरूरत थी और यहाँ मेरी नंद मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, कैसी मदद चाहिए दीदी? रीना ने मेरे हाथों को कसकर थाम लिया और कहा, जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करती जाए भाभी, वरना इस घर में कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। रीना दीदी की बातों ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से कहीं ज्यादा गहरा था, जिसे वो मुझसे कहना चाहती थी लेकिन अभी कह नहीं पा रही थी। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और उनसे साफ पूछा, दीदी आप मुझसे आखिर चाहती क्या हैं? साफ साफ बताए, मैं तभी आपकी मदद कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, एक लंबी सांस ली और कहा, पूरा सच बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ इस वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने बिना एक पल गनवाए कहा, बस एक बात, अपने भाई को आज रात इस कमरे में मत आने देना। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी ओर गौर से देखा, जैसे कुछ समझ गई हों। फिर बहुत ही शांत लहजे में बोली, ठीक है दुल्हन, वैसे भी शादी के दिन दुल्हनें थक जाती हैं, आराम कर लो। मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने जयेश को कैसे रोका, लेकिन उस रात वो कमरे में नहीं आया और मैं चैन की नींद सो पाई। शायद शादी के बाद की एकमात्र सुकून भरी रात थी वो। सुबह उठकर नहाई, तैयार हुई और सबसे पहले इस घर में फैली उस भयानक बदबू की वजह जाननी थी, जो दीवारों से चिपकी हुई थी और हर सांस को भारी बना देती थी। मैं पूरे दिन घर में टोल लेती रही, एक एक कोना साफ करती रही, लेकिन बदबू की असली वजह समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिन बीत गए। मैंने माँ से जिद की कि मुझे कुछ दिन मायके जाना है। इस अजीब माहौल से निकलकर कुछ देर सांस लेना चाहती थी। मैं मायके से लौटी, अब मैं जानकर रहूंगी कि उस घर में ऐसा क्या है जो हर किसी को असहज कर देता है। कुछ समय मैंने अपने कमरे को व्यवस्थित करने में लगा दिया। कमरा धूल और सड़ांध से भरा हुआ था। जब मैं झाड़ू पोंछा करने लगी तो रीना दीदी ने आकर मुझे टोका, भाभी अभी अभी शादी हुई है, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा और साफ कहा, दीदी मैं इस बदबू में नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा। जैसे ही मैंने बदबू का जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो चुप हो गई, जैसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। शाम ढल गई और धीरे धीरे रात भी गहराने लगी। जयेश थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगा और मैं सोच में डूबी पलंग पर लेट गई। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर धीमी सी खटखटाहट हुई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद हवा है या कोई जानवर, लेकिन फिर आवाज थोड़ी और तेज हो गई, जैसे कोई बार बार संकेत दे रहा हो। मैं घबराई, धीरे से उठी और दरवाजे के पास जाकर झांका, कोई नहीं था। फिर अचानक दोबारा वही खटखटाहट, इस बार और जोर से आ रही थी। मैं सिहर गई, धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और सामने रीना दीदी खड़ी थी। उन्होंने इशारे से मुझे बाहर आने को कहा। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। अंधेरे आंगन में खड़ी रीना दीदी ने मेरी तरफ गंभीर निगाहों से देखा और कहा, भाभी मैंने आपसे वादा किया था कि आपसे एक काम करवाना है। अब वक्त आ गया है, आज रात आपको वही करना है। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी सच्चाई के बिल्कुल करीब खड़ी हूँ और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने रीना दीदी की आंखों में देखा, वहां कुछ ऐसा था जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, देखिए दीदी, आप जो काम मुझसे करवाना चाहती हैं उससे पहले मुझे सब कुछ साफ साफ समझाइए। गांव में जितनी बातें सुनी हैं वो सब मेरे मन में घूम रही हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप मुझे किसी गलत काम में तो नहीं फंसा रही। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं भी खामोशी से उनके पीछे हो ली। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने अपनी अलमारी खोली और एक सूट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये पहन लो, उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं चौंक गई, दीदी ये तो आपके कपड़े हैं, और वो भी रात के इस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर कहा, पहले कपड़े पहन लो फिर मैं सब बताऊंगी। मैंने जिद की, नहीं दीदी, पहले आप सच बताइए, क्या चल रहा है। मैं यूं ही किसी अंधे खेल का हिस्सा नहीं बन सकती।
बस इतना सुनते ही रीना दीदी का संयम टूट गया। वो फफक कर रो पड़ी। उनके आंसुओं की धार देखकर मैं भीतर तक कांप गई। रोते रोते उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, भाभी, हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे, जब हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो अब तक किसी से नहीं बन पाया था। मैं हैरान थी, रीना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी, आप जो कुछ भी हमारे बारे में सुनती आई हैं, उनमें से आधी बातें सच्ची नहीं हैं। कोई नहीं जानता हमने क्या क्या सहा है। माँ बाप हमें बचपन में ही छोड़ गए थे। उस वक्त हम इतने छोटे थे कि खाना मांगना भी नहीं आता था। हमारी जेब में कुछ नहीं था और हाथों में कोई हुनर भी नहीं। वो दीवार से टिककर बैठ गई, जैसे अपनी यादों के बोझ से थक चुकी हो। गरीबी क्या होती है ये हमने झेली है भाभी। एक एक दिन ऐसे बीते हैं जब 3-3 दिन तक भूखे पेट सोए। जो कपड़े पहने थे वही कई महीने तक पहनने पड़े। मोहल्ले वाले सिर्फ हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी हालत को नहीं समझते। वो थोड़ा रुककर बोली, एक चाचा थे बस, जिन्होंने कभी कभी बचा हुआ खाना दे दिया, नहीं तो शायद हम जिंदा ही न बचते। सब कुछ बेच बाच कर गुजारा किया और जैसे तैसे करके इस घर की नींव रखी। मैंने उसे चुपचाप सुनते हुए टोकते हुए कहा, दीदी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मुझे अब ये दास्तान मत सुनाइए। जो काम आप मुझसे करवाना चाहती हैं वो साफ साफ बताए। मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहती, सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मेरे शब्दों में अब साफ झुंझलाहट थी क्योंकि मेरी उलझनें बढ़ रही थीं। हर बात घुमा फिराकर कहने से मेरी बेचैनी और डर दोनों बढ़ रहे थे। मुझे अब सीधा जवाब चाहिए था। उसने धीरे से कहा, परी, ये गलती तुम्हारी नहीं है, लोग तुम्हें भी गलत समझेंगे, पर सच कहूं तो गरीबी ने मुझे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो शायद सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? ऐसा क्या किया तुमने? ये अजीब काम क्या है? थोड़ी देर के लिए वह चुप रही, फिर सांस लेते हुए बोली, मैं मजबूरी में एक तांत्रिक के पास गई थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। तांत्रिक ने मुझे एक रहस्यमय तरीका बताया जिसके कारण इस घर में एक गंदी बदबू हमेशा रहती है। उसने कहा कि ये बदबू उस टोने टोटके की वजह से है जिसे हमने किया है। उसने अपनी आवाज कम करके आगे कहा, अगर तुम इस बदबू को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना होगा, वरना ये बदबू कभी खत्म नहीं होगी। उसने धीरे से बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए हर दिन दुल्हन की तरह सजना होगा, अच्छे कपड़े पहनकर घूंघट खोलकर अपने बिस्तर पर बैठना होगा। फिर रात के 12 बजे के बाद एक आदमी तुम्हारे कमरे में आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर कुछ बातें करेगा। उसने हौले से कहा, मुझे बताया गया था कि इस टोटके को पूरा करने के बाद मेरी जिंदगी में दौलत आएगी, मेरे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी नंद ने आगे बताया, पहले दिन जब वह आदमी कमरे में आया तो मैं डर के मारे कांप गई। मैंने उसे देखा और उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी तबीयत बहुत खराब रही। इतनी बुखार हुआ कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। तब जब मेरी सेहत ठीक हुई तो मैं फिर से तांत्रिक के पास गई, जिसने मंत्र जाप किया और टोटका जारी रखा। उसने मुझसे कहा, तुझे एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अब भाभी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर बैठकर घूंघट खोलना होगा। रात को वह आदमी आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुमसे बातें करेगा, लेकिन तुम किसी भी हालत में उसे सीधे आंखें नहीं दिखाना। ये सुनते ही मेरा दिल दर्द से भर गया, लेकिन मैंने अपनी नंद को पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से कितनी घबराई हुई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही, मैं ये सब नहीं कर सकती। अमीरी का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मगर उसने रोते हुए कहा, मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तांत्रिक ने मुझसे साफ कह दिया था कि अगर यह टोटका 15 दिन के भीतर पूरा नहीं किया गया तो इस घर के हर सदस्य की मौत हो जाएगी। मैंने यह बात अपनी माँ से कही, लेकिन मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। तभी मेरी नंद मेरे पास आए, आंखें फाड़कर मुझसे बोली, तो ये बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो, साफ सफाई कर लो। अगर यह बदबू चली गई तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अगर बदबू जस की तस रही तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सच तो ये था कि मैंने पहले भी घर के हर कोने की तलाशी ले ली थी, ये समझने की कोशिश की थी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, पर नाकाम रही। फिर भी मैंने अपनी नंद से विनती की कि मुझे एक दिन और समय दे दे। मैंने फिर से कोशिश करने का मन बनाया।
खुद से कहा, अगर इस बार भी मैं नाकाम रह गई तो मजबूरन नन की बात मान लूंगी और उसका काम पूरा करूंगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की सफाई में लगा दिया। हर कोना कोना धोया, साफ किया, लेकिन फिर भी बदबू कम नहीं हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान थी। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद नन की बात सच है। हो सकता है वह सचमुच कुछ गलत कर रही हो। अगर उसकी बात सही है तो ये टोटका भी असल में है, और अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो इस टोटके की वजह से मेरी भी जान को खतरा हो सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं अंदर से टूट रही थी और भगवान से माफी मांग रही थी। हे भगवान, पैसे की लालच में मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। मुझे माफ कर दे और हमारी जान बचा ले। हमारी जिंदगी इस बात पर टिकी हुई है। मैं खुद से सोच रही थी, आखिर क्यों एक 42 साल की समझदार औरत ऐसे काम में पड़ जाएगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी नंद ने मुझसे साफ कहा कि यह बात जयेश को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वह इस टोटके में शुरू से शामिल नहीं था। अगर उसे पता चला तो हम कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उसने बताया कि यह एक ऐसा काम है जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ अकेले समय बिताए। उसने फुसफुसा कर कहा, मैं पहले भी यह काम कर चुकी हूँ। बस ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस आदमी की आंखों में कभी सीधे मत देखना। अगर तुम्हें उसकी नज़र लग गई तो पूरा टोटका खराब हो जाएगा। बस नजरें झुकाकर बैठी रहना। मेरे दिल में डर और उलझन थी। मैं अपने कमरे में जाकर मम्मी को फ़ोन किया। मैं पूरी बात उनसे कहने से डर रही थी, लेकिन लगा कि थोड़ी देर बात करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अचानक मुझे अपनी मम्मी से नाराज़गी का एहसास हुआ, क्योंकि उन्हीं ने मुझे उस बदहाल घर में ज़बरदस्ती शादी के लिए भेजा था। मेरे पापा इस बात पर बहुत गुस्सा करते थे। जब मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं खुश हूँ, तो मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने उनसे कहा, आपको ये पूछने का कोई हक नहीं है। ऐसा घर कैसे खुशहाल हो सकता है? यहाँ क्या है जो मुझे खुश कर दे? मम्मी ने मुझसे कहा, जिंदगी की खुशियाँ पैसे से खरीदी जाती हैं। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब तुम भी खुश रहोगी। मैंने कहा, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? मेरा पति तो ऐसा इंसान है जो आज है और कल नहीं। मम्मी ने मुझे दिलासा दिया और कहा, देखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घूमती दिखोगी, बड़ा घर होगा। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे वो मुझे बड़े बड़े सपने दिखा रही हों, जिन्हें शायद खुद वह भी पूरा नहीं कर सकती थी। मैं अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी, इसलिए मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। डर के बावजूद मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये काम करना ही था। जब रात को जयेश सो गए तो मैं चुपचाप अपनी नंद के कमरे में गई। मैंने उनके कपड़े पहने और पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज धज कर उनके पलंग पर बैठ गई। मेरी नंद ने मुझे घूंघट उड़ाया, जो इतना भारी था कि मेरी परछाई तक दिखाई नहीं देती थी। फिर वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद पीछे वाले दरवाजे से, जो गली की ओर खुलता था, एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा दिल बुरी तरह डर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी आगे क्या होगा। जयेश भले जैसा भी हो, वह मेरा पति था और मैं उसके साथ बेवफाई कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो उसने कहा, मुझे बचाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या दूर कर दो, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। वह लगातार मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वह कमरे में था मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बिल्कुल खुद पर काबू नहीं पा रही थी। जब वह चला गया तो मैंने घूंघट हटाकर अपनी झोली देखी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह आदमी नोटों की गड्डी वहां छोड़ गया था, लेकिन समझ गई कि हमें बस कुछ और दिन ये काम करना होगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगी। फिर ऐसा रोज होने लगा कि वह आदमी रात को आता और मैं तैयार होकर उसका इंतजार करती। लेकिन सारे पैसे मेरी नंद ही ले जाती थी और वह बहुत खुश रहती थी। मैं बार बार उससे पूछती कि अब तो काफी दिन हो गए इस टोटके को करते हुए, अब कब खत्म होगा। रोज रोज ये सब करने से मेरे दिल में शक उठने लगा कि आखिर वह आदमी कौन है। मेरी नंद मुझे हर दिन एक नया जोड़ा पहनाती थी। एक दिन मैंने चुपके से उसके दुपट्टे में एक छोटा सा छेद कर दिया ताकि मैं उस आदमी का चेहरा देख सकूं। पलंग पर बैठी थी जब वह आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उस शख्स का चेहरा देखने की ठानी, भले ही मेरी नंद ने मना किया था।
मेरे अंदर जो शक था उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सच जानूं। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पिता था। मैं झट से अपना घूंघट उठाकर उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरे पिता भी मुझे देखकर चौंक गए और उनकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वे जवाब देने की बजाय कांपते हुए वहां से भाग गए। मैं परेशान होकर उनका नाम लेती रही, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी नंद ने मेरी आवाज सुनी और कमरे में आकर सिर पकड़ लिया, ये देखकर कि स्थिति कितनी गंभीर है। मैंने गुस्से में उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसका पसीना छूट गया। मैंने उससे पूछा, बताओ, ये सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे पिता को फंसाया है और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना कहने पर उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कहा, जाकर अपनी माँ से पूछो। उस घटना के बाद मैंने अगले दिन अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। वो रात मैंने कैसे बिताए मुझे ही पता है। अगली सुबह मैं सीधे मम्मी के घर चली गई और सारी बात उनसे बताई। मम्मी भी मेरी नंद की तरह सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुम्हारा बाप जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। उसने छुपकर दूसरी शादी कर रखी है। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा, जायदाद और कारोबार उस दूसरी औरत के नाम कर दिया है। जो गरीब लोग तुम्हें हमारे घर में दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे बाप के किए हुए हैं। वरना हमारे पास भी अच्छा घर, जायदाद और कारोबार था, लेकिन सब कुछ उस औरत ने छीन लिया। मम्मी ने आगे बताया, सुना है अब वह औरत बहुत बीमार है और तुम्हारा बाप उसके पीछे इस कदर पागल हो गया है कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है। मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ एक योजना बनाई थी जिसमें तुम्हारी नंद भी शामिल थी, क्योंकि यह काम मोहल्ले की औरतों या मेरी किसी रिश्तेदार के बस की बात नहीं थी। कोई भी मेरे साथ नहीं देता। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों तक हमें एक कमरे में रखा जाएगा जहां एक औरत घूंघट में बैठी होगी। हमें उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बतानी होंगी और बाद में उपहार के रूप में उसे पैसे देने होंगे। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया है और हमारा भी उस पर हक है जिसे हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी नंद बहुत चालाक निकली। जब वह मेरी साथी बनी तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई जयेश के लिए मांग लिया। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं इनकार करती तो वह तुम्हारे बाप को सब बता देती और शायद तब वो मुझे तलाक दे देते। मजबूरन मुझे तुम्हारा रिश्ता उसके भाई से करना पड़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पापा ये सब जानते हो जबकि वे तुम्हारी शादी के दिन वहां मौजूद नहीं थे? पापा जयेश को जानते हैं, इसीलिए तुम्हें घूंघट में बैठाया गया ताकि वह तुम्हें पहचान न सके। तुम्हें वहां बैठाने का यही मकसद था। हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वहां एक नौजवान लड़की होगी और तुम्हारी नंद तो जवान नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे घर के पीछे वाले दरवाजे से आता है और आज तक उसने तुम्हारा घर ठीक से देखा भी नहीं है। वह शादी के बाद आया था और उसे सिर्फ उस दूसरी औरत की चिंता है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें ये सारी बातें बताते भी तो तुम हमारी मदद करने को कभी तैयार नहीं होती। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूंगी क्योंकि वह औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फायदा उठा रही हैं। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उसके बाद से पापा मेरे सामने आने से कतराने लगे थे। 2 दिन बाद पापा घर आए और मैं घर पर ही थी। वे बहुत उदास लग रहे थे। पापा ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि वह औरत जो उनकी दूसरी पत्नी थी अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा ने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे हमें छोड़कर कहीं चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए हम उनका पता नहीं लगा पाए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे खोजें। मेरी मम्मी के पास अब दौलत तो थी और उनकी दूसरी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन वह उनके साथ उनका सुकून भी ले गई। इस सब से मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी जिंदगी के साथी के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है हमें उसे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं होता। मैंने जयेश को दिल से स्वीकार कर लिया और उससे कहा कि हमें अपनी नंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उन्हें भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया और वे भी शादी करके अपने घर चली गईं। इसी बीच मैंने जयेश को सबके साथ मेलजोल करना, बातचीत करना और सही तरीके से व्यवहार करना सिखाया। मैंने उससे कहा कि वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करे और साथ ही कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करे।
ऐसा करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन लगातार मेहनत और धैर्य से मैं अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले आई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।